Hello students, today I am going to explain very important topic, not sorry, not very important topic, this is a very important chapter, dynamics. So in this chapter, dynamics, you all should know what is dynamics. Dynamics क्या है? Dynamics का मतलब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए. Dynamics जब आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस हो रही हैं, हम उसको ऑब्जर्व करें तो हम कहेंगे ये डायनेमिक्स है. ये जो सारे फिनोमेनास हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो फोर्स लगाने के बाद जो कुछ भी हम चीजें देखते हैं, ये कहलाती है हमारे पास डायनेमिक्स. अब डायनेमिक्स में सबसे अहम टॉपिक है हमारे पास फोर्स. फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं फोर्स जो है पुश है या पुल है. लेकिन बेसिकली फोर्स को एक और कॉन्सेप्ट है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स की बात करें तो हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, एक रेस्ट और एक मोशन. तो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से चेंज करने करती है या चेंज करने की कोशिश करती है. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो फोर्स अप्लाई होकर वो रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेगी, और अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी. तो ये एफर्ट भी हमारे पास फोर्स कहलाती है. यानी कि फोर्स वो एक्शन है जिसकी वजह से हम ये ऑब्जर्व कर सकें ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर आए या आने की कोशिश करें, ये भी एक फोर्स है. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज अ पुश और पुल. अब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज भी चेंज कर सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है, या मूवमेंट को भी चेंज कर सकती है. फोर्स इज बेसिकली यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट इन फिजिक्स इंस्टेड ऑफ दिस unit kilogram meter per second square, we use name of scientist Newton. So this unit is considered as Newton. As a reward of scientist Newton, we use this instead of kilogram meter per second square, we use this यूनिट न्यूटन. तो फोर्स हमेशा हम मेजर करेंगे न्यूटन में. अच्छा, अगर फोर्स को हम देखते हैं एज अ वेट, फोर्स को अगर वेट की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास दो तरीके से मेजर की जाती है. फोर्स हमारे पास जो मेजर की जाती है वो अगर हैंगिंग है, कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं. फोर्स के लिए हम यूनिट यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस. ये आपको सारे स्प्रिंग बैलेंस शो किए गए. स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करने के लिए, और बीम बैलेंस हम यूज करते हैं मास की मेजरमेंट करने के लिए. और आप लोग मेरी कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं. अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ अपने इस चैप्टर का, न्यूटन फर्स्ट लॉ. अब इस चैप्टर में है न्यूटन फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ मैं एक्सप्लेन कर चुका अपनी अपने मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए. व्हेन यू ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or object is in motion and you try to change its shape or change its state, so this is Newton first law. अगर आप उसको चेंज करेंगे फोर्स, आपने किसी स्टेट में ऑब्जेक्ट है तो आप अगर वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में मेंटेन रहेगा. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज बैलेंस अनलेस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी उस स्टेट को मेंटेन रखेगा. अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मूव करे किसी यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो उसी को कंटिन्यू रखेगा जब तक आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें. इसी तरह लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पास कॉन्सेप्ट है कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी उसकी फॉर्म से चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी उस स्टेट के के चेंज करने की आप कोशिश करते हैं तो वो अगेंस्ट आपको एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा. ऐसा रिएक्शन वो आपको अप्लाई करेगा. दिस रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा,
तो हैवी ऑब्जेक्ट को इसी तरह हैवी ऑब्जेक्ट को रोकना भी मुश्किल होगा। तो ये प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की जो वो शो करेगा, ये कहलाती है इनर्शिया। और ये किस वजह से होती है इनर्शिया की? इनर्शिया होती है ड्यू टू मैस। अगर मैस हैवी है तो उसकी रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा होगी, अपोजिंग फोर्स भी उसकी ज्यादा होगी। तो मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इसी का वजह से कहा जाता है। अगर मैस ग्रेटर होगा तो ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा होगी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या है? देखिए, बैलेंस फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर एक बैग आपने फ्लोर पर रखा है तो बैग पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और एक फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो फोर्स जो डाउनवर्ड लग रही है दिस इज कॉल्ड वेट, और सरफेस जो अप्लाई हो रही है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, वो अपवर्ड है। इसी तरह अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पे आपका वेट डाउनवर्ड है और जो सरफेस आप पर अप्लाई करी है वो उसका नॉर्मल रिएक्शन है। इसी तरह टैग ऑफ वॉर, ये देखिए ये गेम है, ये खेला जा रहा है। तो अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल हो गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वो ऑब्जेक्ट, वो रस्सी जो है इसी तरह स्ट्रेट रहेगी। इसी तरह अगर ये आप देखिए कि एक बॉय है, वो एक बैलून को हाथ में लिए वे बैलून की जो गैस है वो उसको अपवर्ड लेके जा रही है और बॉय जो उसे पुश कर रहा है अपनी तरफ, तो ये फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है। तो अगर वो बैलून एयर में स्टे कर रहा है तो उसका मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस है। उसके अलावा उस बॉय की अपने ऊपर वेट डाउनवर्ड है और वो बॉय अपनी जो उसका सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है, इट विल मूव अपवर्ड। आप देख सकते हैं बॉय का वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ यू कैन सी और एग्जांपल्स देखिए इसके अंदर। अगर पैराट्रूपर्स है, पैराट्रूपर्स जंप लगा रहा है, एक टाइम होता है जब वो पैराट्रूपर्स बिल्कुल पैराशूट से वो जंप लगा रहा है, वो बिल्कुल पैराशूट से जंप लगाने के बाद वो बैलेंस एक बिल्कुल बैलेंस स्पीड से आता है नीचे की तरफ। तो जिस बैलेंस स्पीड से आता है तो उस पर दोनों फोर्सेस जो उसकी वेट है वो डाउनवर्ड, और एयर का रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं अपवर्ड, एयर की अपवर्ड रेजिस्टेंस, एयर के रेजिस्टेंस अपवर्ड जो अप्लाई हो रही है, दोनों उसको बैलेंस कर देंगी तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आएगा। इसी तरह अगर हम इस एरोप्लेन की बात करें तो उस पर 4 फोर्सेस लग रही हैं। एक ग्रेविटी जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, सेकंड उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है एयर की अगेंस्ट अप्लाई हो रही है, और दूसरे अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर बैकवर्ड फोर्स एयर की अप्लाई हो रही है। इसी तरह अगर ये साइकिल की बात की जाए तो ये बॉय जो पुश कर रहा है तो इस पर एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी टायर्स पर जो लग रही है रेजिस्टिव फोर्स वो या फ्रिक्शन फोर्स वो नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह एक कार मूव कर रही है तो इस कार के ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं। एक इस कार के ऊपर वेट है वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, और इस कार के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। इसी तरह कार की फॉरवर्ड इंजन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और उस पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन बैकवर्ड के साथ साथ उसकी एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई होगी। अगर फास्ट मूविंग होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो वो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई होती है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल यानी कि नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट फोर्स हो गई, और एयर रेजिस्टेंस और टायर्स की फ्रिक्शन ये भी आपके पास अपोजिट फोर्स हो गई। तो इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। यहां अगर हम रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल 6000 फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है और बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स भी 6000 है, तो ये बैलेंस है और ऐसा रिजल्टेंट आपके पास क्या हो गया, 0 न्यूटन। इसी तरह यहां देखिए टैग ऑफ वॉर में अगर दोनों तरफ 500 न्यूटन लेफ्ट और राइट, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। तो देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, कोई बैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। वो वैल्यू जो आपके पास बनती है वो 0 है। अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकती है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल एक
रेस्ट में उसको जैसे वो हिट करता है वो बॉल मूव करेगी। तो ये आपके पास जो अगर फुटबॉल अर्थ पर मौजूद है, जमीन पे मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है, इसमें दो फोर्सेस हैं, एक वेट और इसका नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन तीसरी फोर्स जो फुटबॉलर ने अप्लाई की वो आपके पास अनबैलेंस फोर्स है। तो ये तीसरी जो आपकी फोर्स है, जो अनबैलेंस फोर्स है, ये उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह टैग ऑफ वॉर में भी अगर एक तरफ के लोग अपनी रस्सी छोड़ दें तो दूसरी तरफ लोग तेजी से नीचे गिरेंगे। तो जाहिर बात है यहाँ पे भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी। इसी तरह अगर कार बहुत फास्ट जा रही है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी। एक्सीलरेट कर रही है बहुत फास्ट तो उस पर भी फोर्स जो है बैकवर्ड अप्लाई होगी। तो यहाँ ये हमने इसमें बताया। इसी तरह अगर हवा बहुत तेज चल रही हो तो कार का आगे मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह एक एग्जांपल यहां देखिए कि ये कार आपकी 5000 न्यूटन आगे की तरफ लेके जा रही है और उसका बैकवर्ड फोर्स 1500 न्यूटन पीछे लेकर आ रहा है। तो इनका रिजल्टेंट आपके पास 3500 न्यूटन इसका रिजल्टेंट होगा। इसी तरह 2000 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड अप्लाई हो रही है और एयर रेजिस्टेंस अगर 6000 बैकवर्ड अप्लाई हो रही है तो आपके पास उसका रिजल्टेंट बनेगा 4000 न्यूटन। ये एक रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एयर आपकी फॉरवर्ड फोर्स को रिजेक्ट कर रही है। एयर बहुत ज्यादा है तो एयर कह लीजिए एयर रेजिस्टेंस या टायर की रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी आपकी जो है वो फॉरवर्ड फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई हो रही है, वो भी उसको पीछे की तरफ लेके जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक अनबैलेंस फोर्स फॉर्म होगी और वो होगी 4000 न्यूटन इस लास्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ आप मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली दो एक्सीलरेशन को फोर्स से अगर ऑब्जर्व करें सो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम एक्सीलरेशन को मास से कंपेयर करें तो एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है। जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन को कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो क्या होता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और क्या होगा फिर इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी के। अब इस केस में न्यूटन ने बताया कि अगर फोर्स 1 न्यूटन हो, मास 1 किलोग्राम हो, एक्सीलरेशन 1 मीटर स्क्वायर हो तो के की वैल्यू 1 आती है। तो वो वैल्यू 1 हम इसकी जगह प्लेस कर देते ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू mass multiplied by acceleration. Thank you very much.